सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज फिर से एक वर्कशीट आपके सामने लेकर आया हूँ। ये है वर्कशीट नंबर 18 जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। ये भी लेसन विकास से ली गई है जो कि सामाजिक ज्ञान के अर्थशास्त्र का ही एक लेसन है। लेसन नंबर 1 विकास। जैसे कि हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा कि विश्व बैंक देशों की तुलना करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को आधार बनाता है। तो लेकिन आय के अलावा भी ऐसे बहुत सारे पहलू या क्षेत्र हैं जो कि विकास के लिए आवश्यक हैं। क्या तुम जानते हो कि प्रति व्यक्ति आय के अलावा भी इन क्षेत्रों में भी विभिन्न देशों की तुलना की जाती है? और आज की वर्कशीट में हम इसी बात को अच्छी तरह से समझेंगे। तो तैयार हो मेरे साथ पढ़ने के लिए? तो चलो नीचे लिखे पैराग्राफ को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं, के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट देशों के बीच विकास की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होने वाली इसकी रिपोर्ट को मानव विकास सूचकांक भी कहते हैं। यह विकास की अधिक अच्छी जानकारी देता है। अब इसमें एक शब्द आया, मानव विकास सूचकांक। तुम्हें पता है कि मानव विकास सूचकांक कहते किसे हैं? तो चलिए मेरे साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। मानव विकास सूचकांक, जिसे हम इंग्लिश में HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कहते हैं, जब विभिन्न देशों की तुलना उनकी प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ साक्षरता दर यानी उनके शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य सुविधाएं और जीवन प्रत्याशा यानी संभावित औसत आयु के आधार पर की जाती है, तो इसे हम मानव विकास सूचकांक कहते हैं। और UNDP इसी की रिपोर्ट हर वर्ष प्रकाशित करती है। इसी के आधार पर प्रत्येक देश को एक रैंक दी जाती है, यानी एक नंबर दिया जाता है, यानी कि जहां पर सबसे ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हैं उसे रैंक 1 दी जाएगी, और जहां इन सुविधाओं का स्तर कम होगा उसके बाद की रैंक उसको दी जाएगी। उदाहरण के लिए कुल राष्ट्रीय आय में श्रीलंका से बहुत आगे होते हुए भी भारत इस सूची में उससे बहुत पीछे है, क्योंकि श्रीलंका प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा की उपलब्धता और औसत आयु, जो स्वास्थ्य सेवाओं की अच्छी स्थिति को दर्शाती है, में भारत से बेहतर है। क्या आप जानते हैं कि UNDP की 2019 की रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक के आधार पर श्रीलंका और भारत की क्या रैंक है? श्रीलंका की रैंक 71 यानी 71 है और भारत की रैंक 129 यानी 129 है। इसी तरह भारत में प्रति व्यक्ति आय में बेहतर होते हुए भी पंजाब सामाजिक सूचकांकों जैसे शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर आदि में केरल के मुकाबले पीछे है। ऐसा केरल में सार्वजनिक सुविधाओं जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सरकारी स्कूलों आदि की बेहतर उपलब्धता की वजह से है। तो अब आपने समझा कि प्रति व्यक्ति आय अच्छी होते हुए भी अगर दूसरी सुविधाओं के मामले में कोई राज्य या देश पीछे है तो हम उसे पूरी तरह से तो विकसित नहीं कह सकते ना। तो चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। प्रश्नोत्तर को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और इस बात को याद जरूर रखिएगा कि इन प्रश्न उत्तर को समझने के साथ साथ अपनी बुक में से इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़िएगा, ताकि आप अपने प्रश्न उत्तर बहुत समझदारी के साथ अपने दिमाग से कर पाएं। पहला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक कैसे प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले विकास की तुलना के लिए बेहतर है?
देखिए, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आय से सब वस्तुएं और सेवाएं नहीं खरीदी जा सकती जो एक व्यक्ति को बेहतर जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे आमदनी से या रुपयों से आप प्रदूषण मुक्त पर्यावरण तो नहीं खरीद सकते ना, और ना ही संक्रामक बीमारियों के प्रकोप से बच सकते। जैसे हम वर्तमान का ही उदाहरण लें, आज इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने रुपए पैसों वाले लोग हैं, तो क्या वो अपने आमदनी के बल पर या अपनी आय के बल पर कोरोना वायरस से बच सकते हैं? अभी तक तो हम ये बात कह नहीं सकते। हमने ऊपर पंजाब का उदाहरण भी पढ़ा कि पंजाब की प्रति व्यक्ति आय तो बेहतर है, लेकिन वहाँ पर जो दूसरी सुविधाएं हैं उनमें कमी है। लेकिन केरल में शिशु मृत्यु दर कम है, वहाँ पर साक्षरता दर बहुत ज़्यादा है। भले ही वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय पंजाब से कम है, लेकिन इन सुविधाओं में वो पंजाब से बहुत आगे है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है और राज्यों की तुलना के लिए तो इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए चलते हैं अब अपने दूसरे प्रश्न की ओर। अगर आपको देशों के बीच विकास की तुलना करने के लिए कोई पैमाना या तरीका विकसित करना हो तो उसमें आप क्या क्या शामिल करेंगे? इसमें हम शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण यानी स्किल ट्रेनिंग, साफ पर्यावरण, साफ पानी की उपलब्धता, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर आदि को शामिल करना चाहेंगे। ये सिर्फ मेरे सुझाव हैं, आप चाहें तो इसमें और चीज़ों को भी शामिल करने का सुझाव दे सकते हैं। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। सार्वजनिक सुविधाएं कैसे बेहतर विकास को संभव बनाती हैं? उदाहरण देकर समझाइए। इस प्रश्न के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि सार्वजनिक सुविधाओं का अर्थ क्या होता है। सार्वजनिक सुविधाएं वो सुविधाएं होती हैं जिन्हें एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर पर खरीद नहीं सकता या उनका प्रबंध भी नहीं कर सकता। ये सुविधाएं तो केवल और केवल गवर्नमेंट के द्वारा ही दी जाती हैं या उपलब्ध करवाई जाती हैं। जैसे प्रदूषण मुक्त वातावरण, बेहतर यातायात की सुविधा, सुरक्षा और संक्रामक बीमारियों से या इन्फेक्शियस बीमारियां जो है जिनसे इन्फेक्शन होता है उनसे बचाव, ये इसके उदाहरण हैं। देखिए, जैसे टीकाकरण का प्रोग्राम है। अब सभी लोग तो अपने बच्चों को महंगे महंगे टीके नहीं लगवा सकते ना, तो इसलिए सरकार ने टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाए और उनके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए। जब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी तो वो बेहतर विकास में अपना योगदान दे पाएंगे। इसी प्रकार जैसे जैसे यातायात की सुविधा भी और बेहतर होती रहेगी तो देश का विकास भी और बेहतर तरीके से होता चला जाएगा। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। पिछले वर्ष के मानव विकास सूचकांक HDI को इंटरनेट की मदद से देखिए और उसमें भारत के स्थान का पता लगाइए। ये तो मैंने आपके साथ ऊपर भी डिस्कस किया है कि पिछले वर्ष का जो मानव विकास सूचकांक है उसमें भारत का स्थान 129 नंबर है। मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए और हाँ, ध्यान लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।